ये है हमारा न्यू चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 5 द संगम पीरियड। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? संगम पीरियड के बारे में, संगम लिटरेचर के बारे में। ठीक है, संगम पीरियड किस टाइम को कहा जाता है? जो टाइम पीरियड था तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका साइड, मतलब साउथ इंडिया साइड का, जिस टाइम में ज़्यादा जो लिटरेचर हैं वो लिखे गए थे, उसी टाइम को हम संगम पीरियड कहते हैं। ठीक है, संगम मतलब असेंबलीज। ठीक है, संघ एक साथ रहना, असेंबली करना, उसी को संगम कहते हैं। समझ में आ रहा है? हम देखते हैं संगम पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। ये जो संगम पीरियड है ये हिस्ट्री में, मतलब काफ़ी टाइम पहले जो तमिलनाडु, केरला साइड और जितना मतलब साउथ इंडिया का जो पार्ट है उधर साइड में जो हिस्ट्री है उधर की, उसको संगम पीरियड कहते हैं। उस टाइम पीरियड को हम संगम पीरियड कहते हैं। अबाउट 3rd सेंचुरी BCE टू 3rd सेंचुरी CE। ठीक है, ये इस पीरियड, ये जो टाइम पीरियड है कब से कब तक का है संगम पीरियड का? 3rd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE तक। ठीक है, नोन एज तमिल संगम और असेंबलीज। जो तमिलनाडु में जितनी भी संगम हुई, मतलब जितनी भी असेंबलीज हुई हैं, ठीक है, उसे तमिल संगम या फिर असेंबलीज के नाम से जानते हैं। असेंबलीज मतलब एक तरह से मीटिंग्स कह लेते हैं। जो बुद्धिस्ट और जैनिज्म में हमने पढ़ा था, जो असेंबली कर रहे थे, मॉन्क्स थे, अपने नॉलेज को, ठीक है, अपने जितने जो बुद्धिज्म की नॉलेज थी, लॉर्ड बुद्ध की और लॉर्ड महावीर की जो नॉलेज थी उसे स्प्रेड कर रहे थे। ठीक है, जा करके हर अपने अलग अलग एरिया में जा करके एक असेंबली बना करके अपने नॉलेज को स्प्रेड कर रहे थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो तमिलनाडु में हुआ था, ठीक, जो लिटरेचर का, जो नॉलेज का स्प्रेड हुआ था, वो उसे तमिल संगम या फिर तमिल असेंबलीज कहते हैं। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी वर्क्स। संगम पीरियड में लिटरेरी वर्क्स जो है बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। लिटरेरी वर्क्स मतलब लिटरेचर वर्क जो होते हैं, पोएम्स लिखना, ठीक है, जो राइटर्स थे, पोएट्स थे, वो काफ़ी ढेर सारी बुक्स लिखे हैं, उसमें बहुत सी नॉलेज लिखे हैं। ठीक है, और तमिलनाडु की हिस्ट्री के बारे में, कैसा रूल था, कैसा रहने का तरीका था, ये सब लिटरेचर में लिखा गया था। बहुत ही संगम पीरियड में बहुत ज़्यादा, बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ था लिटरेरी वर्क्स का। लिटरेचर नोन एज संगम लिटरेचर। जितने भी लिटरेचर लिखे गए हैं, जितने भी बुक्स लिखी गई हैं, ठीक है, जितने लिटरेरी वर्क्स हुए हैं, उसे संगम लिटरेचर कहते हैं। समझ में आ रहा है? संगम वर्ड किससे लिया गया है? इंडो आर्यन वर्ड से संघ। ठीक है, इंडो आर्यंस के वर्ड से लिया गया है संघ, और उसका मतलब होता है संगम। संगम, ठीक है, संघ वर्ड से संगम लिया गया है। ठीक है, और संघ मतलब क्या है? ये बुद्धिज्म और जैनिज्म में यूज हुआ था, जो उनके मॉन्क्स करते थे। ठीक है, असेंबलीज वगैरह, मीटिंग्स करते थे, ठीक है, उसी को संगम कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? संगम पीरियड क्या है? हिस्ट्री है। कहा कि तमिलनाडु, केरला या फिर जो जितने भी साउथ इंडिया के जो पार्ट्स हैं उसकी हिस्ट्री है। और ये किस टाइम पीरियड की है? 3rd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE तक की। नोन एज तमिल संगम और असेंबलीज। जितनी भी असेंबलीज हुई हैं उसे तमिल संगम या फिर तमिल असेंबलीज के नाम से जानते हैं। और इस टाइम पे संगम पीरियड में लिटरेरी वर्क्स बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ था, और जितने भी लिटरेचर लिखे गए उसे संगम लिटरेचर के नाम से जानते हैं, उन्हें संगम लिटरेचर कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं संगम लिटरेचर के बारे में। ठीक है, जो साउथ इंडिया का, उधर के जो साउथ इंडिया में जो एरिया हैं, तमिलनाडु, केरला, उस साइड के लिटरेचर क्या थे?
सबसे पहले देखते हैं कि साउथ इंडिया में 3 किंग्स जो हैं वो रूल करते थे। कौन कौन से थे? पांड्याज, चोलाज एंड चेराज। 3 रूलर थे, 3 अंपायर थे जो वहाँ पर रूल करते थे। कौन कौन से? पांड्याज, चोलाज एंड चेराज। ठीक है। प्रमोटर्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स, ये जो किंग्स थे वो प्रमोट करते थे लिटरेरी वर्क्स को। जितने भी वर्क्स होते थे लिटरेचर से, ठीक है, जो उस साइड के उनके एरिया का जो लिटरेचर है, मतलब क्या है, जो नॉलेज है, हिस्ट्री क्या है, वो सबको लिखने में उनको प्रमोट करते थे। जो पोएट्स हैं उन्हें हेल्प करते थे। तमिल लिटरेचर कलेक्टेड एंड कंपोज्ड बिटवीन 600 BCE to 300 CE। जो तमिल लिटरेचर है वो कब लिखा गया है, कब कंपोज्ड हुआ है? बिटवीन ईयर 600 BCE से 300 CE के बीच में तमिल लिटरेचर को कलेक्ट किया गया है, मतलब लिखा गया है, कंपोज किया गया है। अकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स अंडर किंग, ये जो संगम मतलब असेंबली में क्या होता था, जो पोएट्स हैं वो एक मीटिंग करते थे किंग के साथ, जिससे उन्हें हेल्प हो सके लिटरेचर को लिखने में। ठीक है, जो तमिल लिटरेचर है उसे लिखने में हेल्प हो सके, इस वजह से किंग के साथ ये लोग असेंबली मतलब एकेडमी, ठीक है, एक तरह से मीटिंग करते थे। संगम वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय पांड्या किंग्स, और ये करवाता कौन था? ये जो असेंबलीज थी, संगम थी, उसे कौन करवाता था? पांड्याज किंग। ठीक है, पांड्या किंग्स, ये किंग है, यही असेंबली मतलब संगम करवाते थे, जिससे लिटरेरी वर्क्स और इस्टेब्लिश हो सके, मतलब और ज़्यादा अच्छी हो सके। एवरीडे थीम इन तमिलकम कॉन्टेक्स्ट, और लिखा क्या गया था तमिल लिटरेचर में? जो एवरीडे, जो हर रोज़ का थीम होता था, ठीक है, जो एक नॉलेज उन्हें रोज़ मिलती थी, जो एक पूरे दिन का थीम होता था, उसको तमिलकम कॉन्टेक्स्ट में लिखते थे। समझ में आ रहा है? मतलब तमिल लैंग्वेज में ही उसे लिखा गया था। पोएम्स वर कंपोज्ड बाय द्रविडियन, जितने भी संगम लिटरेचर में, तमिल लिटरेचर में जितनी भी पोएम्स लिखी गई हैं वो किसने लिखी थी? द्रविडियन। और द्रविडियन जो हैं ये कौन है? तमिल पोएट्स हैं, तमिल के एक पोएट हैं द्रविडियन। इन्होंने ही जितनी भी पोएम्स हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा पोएम्स इन्होंने लिखी है संगम लिटरेचर की। जो तमिल लिटरेचर में जो बुक्स हैं उसमें जो पोएम्स हैं उसे किसने लिखा है? द्रविडियन। और ये कौन है? ये हैं तमिल पोएट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कौन कौन से किंग रूल करते थे? पांड्यास, चोलाज एंड चेराज। और ये तमिल लिटरेचर किस ईयर के बीच में कंपोज हुआ है? 600 BCE से 300 CE के बीच में। समझ में आया? हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तमिल टेक्स्ट लाइक शिल्पत्तिकरम, मणिमेकलई, पटु पटु और तोल्काप्पियम, ये कुछ ऐसी लिटरेचर हैं तमिल, ठीक है, ये तमिल लिटरेचर हैं। कौन कौन सी? शिल्पत्तिकरम, मणिमेकलई, पटु पटु और तोल्काप्पियम। शिल्पत्तिकरम में क्या लिखा हुआ है? फोक डांस के बारे में, फोक डांस और म्यूजिक के बारे में, ठीक है, फोक डांस एंड म्यूजिक के बारे में इस बुक में लिखा गया है, इस लिटरेचर में लिखा गया है। और मणिमेकलई में क्या लिखा हुआ है? वहाँ का जो कस्टम कैसा था, ठीक है, मतलब हिस्ट्री के बारे में, जो तमिलनाडु की हिस्ट्री थी उसके बारे में लिखा गया है। किसमें? मणिमेकलई में। और शिलापत्तिकरम में वहाँ का जो तमिलनाडु का जो फोक डांस था, म्यूजिक था उस टाइम में, उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु, बुद्धिज्म एंड इट्स पोजीशन, आर्ट एंड कल्चर और कस्टम।
जो तमिल लिटरेचर में क्या क्या लिखा गया था, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो तमिलनाडु की हिस्ट्री थी उसके बारे में, ठीक है। और वहाँ पर बुद्धिज्म रिलीजन कितना स्प्रेड था, कितना लोग मानते थे, और उस टाइम पे उस पीरियड में उसकी पोजीशन कितनी थी, ठीक है। मतलब कि बुद्धिज्म रिलीजन को कितने लोग मानते थे और किस हद तक मानते थे, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर, मतलब वहाँ पर जो भी आर्ट क्राफ्ट बनाते थे, जो कल्चर था उनका, जो कस्टम था, रीति रिवाज थे, वो कैसे थे, उनके बारे में तमिल लिटरेचर में लिखा गया है, तमिल टेक्स्ट में, मीन्स तमिल लैंग्वेज में। स्कॉलर्स लाइक अगस्त एंड तोल्काप्पियर, कुछ स्कॉलर्स थे, कुछ विद्वान थे, जैसे अगस्त, तोल्काप्पियर, ये कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने काफ़ी पोएटिक्स लिखी, काफ़ी पोएम्स लिखी, ठीक है। तोल्काप्पियम बुक जो है, ये टेक्स्ट जो है, इसमें किसके बारे में बताया गया है, फोनोलॉजी, ग्रामर एंड पोएटिक्स। फोनोलॉजी क्या है, साउंड सिस्टम ऑफ ग्रामर, साउंड सिस्टम ऑफ ग्रामर, ठीक है। जो ग्रामर है उसका साउंड सिस्टम, एक तरह से कह लें प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, उस टाइप से इसमें कुछ लिखा गया था। और जो ग्रामर थी, जो तमिल लैंग्वेज थी बोलने की, उसका जो ग्रामर था उसको लिखा गया है। और पोएटिक्स लिखी गई है, मतलब पोएम्स लिखी गई हैं, किस बुक में, तोल्काप्पियम में। संगम लिटरेचर एग्जिस्टेड 5 इको जोन्स, संगम लिटरेचर में, मतलब संगम लिटरेचर के अकॉर्डिंग क्या एग्जिस्ट किए हैं, 5 इको जोन्स। 5 इको जोन्स मतलब जो एक एरिया, एक तरह से कह लें, ठीक है। जोन्स कौन कौन से, फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट, कोस्टल रीजन एंड फर्टाइल प्लेन। अकॉर्डिंग टू संगम लिटरेचर 5 इको जोन्स एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से, फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट्स, कोस्टल रीजन एंड फर्टाइल प्लेन। फॉरेस्ट जो जहाँ पर बहुत ढेर सारे ट्रीज हैं, हिल्स हैं, पहाड़ हैं, डेजर्ट है, रेत ही रेत है, कोस्टल रीजन जो समुद्र के किनारे का जो एरिया है, नदी के किनारे का एरिया है, वो कोस्टल रीजन है। और जो फर्टाइल प्लेन मतलब जो नॉर्मल लैंड है। समझ में आ रहा है। तमिल टेक्स्ट कौन कौन से, शिल्पत्तिकरम, मणिमेकलई, पटु पटु और तोल्काप्पियम, ये कुछ तमिल लिटरेचर है। और इस बुक में, तमिल लिटरेचर में, उसके हिस्ट्री के बारे में, तमिलनाडु की हिस्ट्री के बारे में, बुद्धिज्म रिलीजन की पोजीशन कैसी थी उस टाइम में, उस टाइम पीरियड में, वहाँ का आर्ट एंड कल्चर कैसा था, कस्टम्स कैसे थे, और क्या लिखा गया है वहाँ की, और जो संगम लिटरेचर है, और ये सब जो तमिल लिटरेचर है वो किसके अंडर आती हैं, संगम लिटरेचर के अंडर आती हैं, ठीक है। ये जो तमिल लिटरेचर है ये सब संगम लिटरेचर के अंडर में आते हैं। और इस बुक में, इन सब लिटरेचर में क्या लिखा गया है, वहाँ की सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिक्स कैसी थी, ये सब चीज़ों के बारे में भी लिटरेचर में लिखा गया है। यहाँ तक समझ में आया। हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है मेनली पोएम्स बेस्ड ऑन लव एंड वार्स। ज़्यादातर जो लिटरेचर लिखी गई थी, संगम लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, उसमें जो पोएम्स थी वो ज़्यादातर किसके बारे में लिखे थे, लव और वार के बारे में। लव पोएम्स जो थी उससे रिलेटेड, उसमें मैरिज और फैमिली सिस्टम से रिलेटेड पोएम्स होती थी, ठीक है। किससे रिलेटेड, मैरिज और फैमिली सिस्टम से रिलेटेड जो पोएम्स होती थी वो किस में आती हैं, लव पोएम्स में। वार्स पोएम्स में कैटल रेट्स मतलब कैटल जो है उस टाइम पे, उस पीरियड में, संगम पीरियड में जो कैटल थे वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी से, मतलब कैटल जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल थे। इस वजह से जो वहाँ के लोग थे वो आपस में
लड़ाई करते थे, वार करते थे, कैटल को कितना ज़्यादा हम ले सके, हम रख सके, इस चीज़ के बारे में वार्स पोएम में लिखा गया है। वॉर बहुत ही मतलब जो वहाँ के लोकल पीपल थे वो भी वॉर करते थे, फाइट करते थे एक दूसरे से कि जितना ज़्यादा पॉसिबल है हम उतने ज़्यादा कैटल को रख सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन साउथ इंडिया सोसाइटी, एग्जाम्पल वर्ण सिस्टम। बहुत से चेंजेस आए हैं उस साउथ इंडिया में सोसाइटी में। जैसे इंट्रोडक्शन हुआ किसका, वर्ण सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ। अब वर्ण सिस्टम क्या है, हम इसके पहले चैप्टर में, 3rd चैप्टर में शायद पढ़ चुके हैं वर्ण सिस्टम के बारे में। वर्ण सिस्टम ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इन सब के बारे में जो इंट्रोडक्शन दी गई है वो साउथ इंडियन सोसाइटी में इसका इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब इसके बारे में पता चला। कब, जब माइग्रेशन ऑफ ब्राह्मण एंड बुद्ध इन साउथ इंडिया, जब ब्राह्मण का माइग्रेशन हुआ, ये सब लिटरेचर में, जो तमिल लिटरेचर है, संगम लिटरेचर है, उसमें ये सब के बारे में लिखा गया है। माइग्रेशन ऑफ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण हैं वो साउथ इंडिया में कैसे पहुँचे, कब पहुँचे, इन सब चीज़ के बारे में। जब ब्राह्मण पहुँचे तब से फिर इंट्रोडक्शन हुआ किसके बारे में पता चला, वर्ण सिस्टम के बारे में साउथ इंडियन सोसाइटी में। फिर बुद्धिज्म रिलीजन कैसे, वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग कैसे साउथ इंडिया में पहुँचे, कब पहुँचे, वो सब के बारे में भी संगम लिटरेचर में लिखा गया है। यहाँ तक समझ में आया। हम नेक्स्ट एक लिटरेचर देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो मेन लिटरेचर थी संगम लिटरेचर में, जो मेन लिटरेचर थी वो कौन सी थी, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेचर थी वो कौन सी थी, तिरुकुरल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है कौन सी, तिरुकुरल। कंपोज्ड बाय, मतलब तिरुकुरल बुक, इस लिटरेचर को किसने लिखी थी, तिरुवल्लुवर ने। ठीक है, ये एक पोएट है, इन्होंने लिखी है तिरुकुरल लिटरेचर को। किसने लिखी है, तिरुवल्लुवर ने। इस बुक में, इस लिटरेचर में 1330 कपलेट्स हैं। 1330 कपलेट्स मतलब दोहा लिखा गया है इसमें। तिरुकुरल लिटरेचर में 1330 कपलेट्स लिखे गए हैं, मतलब दोहे लिखे गए हैं। और ये सब जो दोहे हैं 1330, इसको एक अधिक्रम मतलब 133 अधिक्रम में अरेंज किए हैं। 133 अधिक्रम मतलब इसे एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में 133 में अरेंज कर दिए हैं। ये जितने 1330 कपलेट्स थे, इसे 133 में अरेंज कर दिए, एक सिस्टमैटिक वे में, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में। डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, और ये जो है 133 कपलेट्स हैं, अधिक्रम में इन्हें डिवाइड कर दिया गया था। इसको भी एक 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं। ठीक है, 133 अधिक्रम में अरेंज किए हैं, फिर इसके बाद इसे 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए हैं। कौन कौन से हैं, अरम, पोरल एंड इनबम। कौन कौन से, अरम, पोरल एंड इनबम 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए हैं। और जो अरम ग्रुप है उसमें किसके बारे में बताया गया है, वर्च्यू के बारे में। वर्च्यू के बारे में मतलब वर्च्यू के बारे में, क्वालिटी के बारे में। ठीक है, जो क्वालिटी थी उस टाइम में, किसी भी चीज़ को, जो किंग रूल कर रहे हैं, जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, उन सब चीज़ के, या जितने भी लिटरेरी वर्क्स हो रहे हैं, जो आर्ट क्राफ्ट है, उन सब के क्वालिटी के बारे में उसमें अरम में बताया गया है। नेक्स्ट है पोरल। पोरल है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। पोरल में प्रिंसिपल ऑफ लाइफ मतलब मेन एम क्या है लाइफ का,
वो चाहे कॉमन पीपल हो या फिर जो स्टेट मतलब काफ़ी हाई कास्ट के लोग हो, जिसके पास ज़्यादा मतलब एक किंग है, या फिर जो कॉमन पीपल है, उनके प्रिंसिपल क्या था उनकी लाइफ का, उनका एम क्या था, उन सब चीज़ के बारे में बताए हैं किसमें, पोरल में। और इनबम में एस्पेक्ट्स ऑफ लव के बारे में बताया गया कि मतलब वहाँ के जो लोग थे वो कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते थे, कैसे रहते थे, उसके बारे में बताया है किसमें, इनबम में। समझ में आ रहा है। अरम में क्या बताए हैं, वर्च्यू के बारे में, क्वालिटी के बारे में, पोरल में प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एंड इनबम में एस्पेक्ट्स ऑफ लव के बारे में। फर्स्ट टू संगम डील्ड विद म्यूजिक एंड डांस। जो पहले 2 संगम हुए थे, 2 असेंबलीज होल्ड हुई थी, ठीक है, उसमें ज़्यादातर जो हुआ था वो किसके बारे में हुआ था, म्यूजिक और डांस के बारे में। जितने वर्क्स हुए थे वो किसके बेस हुए थे, किसके बारे में हुए थे, म्यूजिक और डांस से रिलेटेड थे, ठीक है। और जितने भी लिटरेरी वर्क्स हुए थे उससे रिलेटेड म्यूजिक और डांस से फर्स्ट 2 संगम में, जो पहला संगम था उसमें, और जो दूसरा संगम हुआ था, जो दूसरी असेंबलीज हुई थी, उसमें म्यूजिक और डांस के बारे में बताया गया है, उस होल्ड हुई है, डील हुआ है। सारी जो है लिटरेरी वर्क्स जो हुए थे म्यूजिक और डांस से रिलेटेड, ये सब लॉस्ट हो गई हैं, सिर्फ किसके अलावा, तोल्काप्पियम के अलावा, ठीक है। इन सब को मतलब एक तरह से कह ले उस लिटरेचर को पढ़ना बंद कर दिए हैं, मतलब एक तरह से ये लॉस्ट हो गई है, ठीक है। किसके अलावा, तोल्काप्पियम के अलावा। तोल्काप्पियम जो है ये फर्स्ट 2 संगम से लिटरेचर है, ये अभी बची हुई है। थर्ड संगम पोयम, और थर्ड संगम में जो थर्ड असेंबली थी उसमें बहुत सी पोएम्स लिखी गई है, और जो 8 पोएम्स थी, ठीक है, जो 8 एंथोलॉजीज थी, 8 पोएम्स है। जिस लिटरेचर में 8 पोएम्स के बारे में बताया गया, जो 8 पोएम्स है उसे इतु तोकई कहते हैं, ठीक है, इतु तोकई, ठीक है। और 10 आइडल्स, जिसमें 10 आइडल्स लिखे गए हैं, 10 काव्य के बारे में, पोएटिक्स के बारे में लिखा गया है, उसे पटु पटु कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। क्या है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेचर कौन सी थी, तिरुकुरल, और इसके पोएट कौन थे, तिरुवल्लुवर ने इन्होंने कंपोज की थी। इसमें 1330 कपलेट्स हैं, और इन कपलेट्स को 133 अधिक्रम में अरेंज कर दिए हैं, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं, और उन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिए हैं। किस में, अरम, पोरल एंड इनबम में। अरम में वर्च्यू के बारे में बताया है, पोरल में प्रिंसिपल ऑफ लाइफ के बारे में, और इनबम में एस्पेक्ट्स ऑफ लव के बारे में, ठीक है। फर्स्ट 2 संगम जो हुई थी, होल्ड हुई थी, वो किसके बारे में, म्यूजिक और डांस से रिलेटेड थी, डील हुई थी। और जितने भी लिटरेरी वर्क्स हुए थे उस संगम में, फर्स्ट 2 संगम में, वो सारी लॉस्ट हो गई है, सिर्फ एक बची है, कौन सी, तोल्काप्पियम। और थर्ड संगम में बहुत सी पोएम्स लिखी गई हैं। जो 8 पोएम्स थी उसे इटू तोकई कहते हैं, और 10 आइडल्स जो हैं उसे पटु पटु कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तमिल लिटरेचर केम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ शैव एंड वैष्णव सेंट्स कॉल्ड नयनमर्स एंड अलवर्स। जो तमिल लिटरेचर था वो किसके अंडर में आने लगा, किसके अंडर, शैव एंड वैष्णव सेंट्स, मतलब जो शैव इन्फ्लुएंस थे, मतलब जो शक्ति थी, कौन, शैव एंड वैष्णव, ठीक है। शैव और वैष्णव के जो सेंट्स थे, मतलब जो भक्त थे शैव और वैष्णव के, जो शैव के भक्त थे, जो सेंट्स थे, उन्हें नयनमर्स कहते हैं, और जो वैष्णव के सेंट्स थे उन्हें अलवर्स कहते हैं, ठीक है। और ये सब लिटरेचर जो है, जो तमिल लिटरेचर थे,
वो किसके अंडर आने लगे? शैव एंड वैष्णव सेंट्स के। शैव सेंट्स को नैनमर्स और वैष्णव सेंट्स को अलवर्स कहते हैं। हाइमेन्स ऑफ शैव सेंट्स collected into 12 anthologies called तिरुमुरैज। ये 12 है, ठीक है। हाइमेन्स ऑफ शैव सेंट्स, जो शैव सेंट्स हैं, शैव सेंट्स, इनके जो हाइमेन्स थे मतलब जो भजन कीर्तन थे, इन सब के बारे में है। और जितने भी हाइमेन्स इन्होंने लिखे थे वो 12 एंथोलॉजीज में, मतलब 12 एंथोलॉजीज मतलब एक तरह से पोयम उस टाइप में इसे कलेक्ट किया, मतलब 12 एंथोलॉजीज में कलेक्ट किया। उसे तिरुमुरैज के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं? तिरुमुरैज। जो 12 एंथोलॉजीज का कलेक्शन है, 12 हाइमेन्स का कलेक्शन है, उसे तिरुमुरैज कहते हैं। चोलास वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ तमिल लिटरेचर। कंबन। चोलास जो थे, चोलास ग्रुप जो था वो तमिल लिटरेचर को बहुत ही ज़्यादा, पैट्रन्स ऑफ तमिल लिटरेचर मतलब काफ़ी ज़्यादा केयर करते थे, काफ़ी ज़्यादा तमिल लिटरेचर को मानते थे। कौन? चोलास। और एक मेल लिटरेचर थी तमिल लिटरेचर में उस टाइम पीरियड में जब चोलास ने जब चोलास थे उस ग्रुप में, क्या है? कंबन। ये कंबन एक मेल लिटरेचर है तमिल लिटरेचर की, उस टाइम पीरियड की जब चोलास जो थे वो तमिल लिटरेचर को मानते थे, ठीक है, उसकी केयर करते थे। कन्नड़ लिटरेचर एंजॉयड रॉयल फैमिलीज। कन्नड़ लिटरेचर जो था उसको बहुत सी रॉयल फैमिलीज जो थी, हाई फाई फैमिलीज जो थी, उसे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती थी। कौन कौन सी? जैसे होयसल्स, राष्ट्रकूटाज एंड चालुक्याज। समझ में आया? क्या है? तमिल लिटरेचर किसके अंडर में आने लगा? शैव सेंट्स और वैष्णव सेंट्स के, नैनमर्स एंड अलवर्स। जो शैव सेंट्स ने हाइमेन्स लिखे थे, भजन कीर्तन जो था वो 12 एंथोलॉजीज में कलेक्ट किया और उसे तिरुमुरैज कहते हैं। तमिल लिटरेचर को चोलास बहुत ही केयर करते थे, उसको मानते थे। उसमें से एक मेन लिटरेचर थी कौन सी? कंबन। कन्नड़ लिटरेचर को रॉयल फैमिलीज बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी। रॉयल फैमिलीज जैसे होयसल्स थी, राष्ट्रकूटाज और चालुक्याज। यहाँ तक समझ में आया? हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं संगम लिटरेचर के। नेक्स्ट पॉइंट है कन्नड़ लिटरेचर में, जो कन्नड़ लिटरेचर थी उसमें जो प्रोज और वर्स का कॉम्बिनेशन था, ठीक है, जो मिक्स्ड था, किसका? प्रोज एंड वर्स का। प्रोज मतलब जो पोएम्स थे, ठीक है, गद्यांश, और जो वर्स है, वर्स मीन्स काव्यांश जो है, काव्य, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन को चंपू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोज एंड वर्स के मिक्स्ड फॉर्म को चंपू कहते थे। किसमें? कन्नड़ लिटरेचर में। ग्रेट डिफरेंस इन कन्नड़ बिटवीन 10th एंड 12th सेंचुरीज। और जो लिटरेचर थी कन्नड़ लिटरेचर, उसमें क्या बताया गया है? 10th सेंचुरी और 12th सेंचुरी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है उसके बारे में कन्नड़ लिटरेचर में लिखा गया है। पंपा, पोन्ना एंड रन्ना पोएट्स थे कब के? कन्नड़ लिटरेचर के, ठीक है। कन्नड़ लिटरेचर के पोएट्स थे, कौन कौन से थे? पंपा, पोन्ना एंड रन्ना, ये 3 पोएट्स थे। काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी जो पोएट्स थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर लिखी थी और इन्हें 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर कहते हैं। और इन तीनों को, ये जो 3 पोएट्स हैं, इन्हें 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर कहते हैं। 3 जेम्स मतलब 3 रत्न के नाम से इन्हें जाने जाते हैं। किनके हैं ये? कन्नड़ लिटरेचर के हैं। ये कन्नड़ लिटरेचर के पोएट्स हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में
पढ़ेंगे संगम पीरियड में, उस टाइम पीरियड में रिलीजियस कैसा था, इंस्क्रिप्शन कौन कौन से थे, कौन कौन से केव में या रॉक्स में मेगालिथ्स लिखे गए थे, ठीक है। और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।